हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर सौरभ चौबे की जो मेडिवल हिस्ट्री की किताब है, उन्हीं किताब के लिए एक कंटेंट है। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था वो था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। इनकी जो राजधानी थी वो थे लाहौर। ये दो बात इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐबक ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है चंद्रमा का स्वामी, लेकिन मिनहाज ने ऐबक को में ऐबक साल या हाथ से लुला हुआ उपनाम दिया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ की एक अंगुली टूट गई थी, इसीलिए ऐबक साल या हाथ से लुला हुआ उपनाम दिया था मिनहाजुद्दीन सिराज ने। इनकी बहुत सारी उपाधि थी, उनमें इंपॉर्टेंट है पिलबॉक्स, लाख बॉक्स, कुरान का, हातिम द्वितीय। ये चार उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद घोरी ने मालिक एवं सिपाह सालार की उपाधि प्रदान की थी। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मालिक एवं सिपाह सालार की उपाधि प्रदान किया था। राज्यारोहण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वो मालिक एवं सिपाह सालार की पदवी से संतुष्ट रहा, और ना ही ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही सिक्का चलाया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। यही कारण कि फिरोज तुगलक ने, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिरोज तुगलक ने खुतबे में दिल्ली के पूर्व सुल्तानों की सूची में ऐबक का नाम शामिल नहीं किया था, इसीलिए क्योंकि ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया और ना ही सिक्का चलाया, ना ही सुल्तान की उपाधि धारण की थी। 3 वर्ष बाद गौर के सुल्तान मोहम्मद से ऐबक को दास्य मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। आपने ऐबक को दास्ता से मुक्त किया और सर्वप्रथम सुल्तान कहा। उसने प्रतीक के रूप में एक छत्र भेजा था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिरोज कोह से इस सम्मान को लाने वाला कौन था? निजामुद्दीन मोहम्मद यानी हसन निजामी था। उस छत्रों को जो भेजा था उसको लाने वाला कौन था? निजामुद्दीन मोहम्मद यानी हसन निजामी। ये इम्पोर्टेंट है। ऐबक दास वंश का संस्थापक था। ये इम्पोर्टेंट है। दास वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की राज्यों का संस्थापक ऐबक ही माना जाता है, क्योंकि उसने भारत के तुर्क राज्यों को मध्य एशियाई राजनीति से बचाए रखा और उसके जो स्वतंत्र अस्तित्व के लिए प्रयत्न किया और बनाए भी रखा है। उनकी जो प्रारंभिक जीवन के बारे में दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति का एक तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक जनजाति का एक तुर्क था। वो जनजाति अपने सुंदर स्त्री पुरुषों के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि कुतुबुद्दीन स्वयं सुंदर नहीं था, क्योंकि उसके जो हाथ की एक अंगुली टूट गई थी। इसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। माँ बाप गरीब थे, इसलिए बचपन में ही इसे काजी अब्दुल अजीज कोकी को निसापुर में बेच दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। किसको बेच दिया था? काजी अब्दुल अजीज कोकी के सामने बेच दिया था उनके माता पिता ने। काजी अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए वो अबू हनीफा द्वितीय कहलाता था। अब्दुल अजीज कोकी को अबू हनीफा द्वितीय कहलाता था। ओफी के अनुसार वो ऐसा काजी था जो सुल्तान निशान या शासक पहचानने वाला था। काजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों ने ऐबक को गजनी में गोरी के हाथों बेच दिया था। गोरी ने इसे आमिर ए आखुर या अश्वशाला का अध्यक्ष का पद दिया था। ये इम्पोर्टेंट है। गोरी ने इसे आमिर ए आखुर का पद दिया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये इम्पोर्टेंट बात है। 1192 ईस्वी के बाद गोरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। 1192 के बाद 1192 से 1206 ईस्वी तक ऐबक ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। 1192 से 1206 ईस्वी तक उन्होंने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। ये इम्पोर्टेंट है। 1206 ईस्वी से ऐबक शासक बना। फक्र मुदब्बर के अनुसार 1205 ईस्वी में ही गोरी ने उसे अपना वली अहद यानी उत्तराधिकारी घोषित कर उसे मालिक का पद प्रदान किया था। तो वही कुछ इतिहासकार इस पर संदेह व्यक्त करते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बताऊंगा, पढ़ते जाइए। मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र न था, लेकिन मृत्यु से पूर्व गोरी ने कहा, ये इम्पोर्टेंट बात है, गोरी का एक स्टेटमेंट है, क्योंकि गोरी का कोई पुत्र संतान नहीं था। अन्य सुल्तानों को 1 या 2 बेटा हो सकता है, लेकिन मेरे 1000 बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम। अतः गोरी के मृत्यु के पश्चात उसके 3 गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन एल्दोज उसके साम्राज्य के 3 दावेदार हुए। तो मोहम्मद गोरी के जो प्रसिद्ध
उनके जो दास थे, गुलाम थे, वो तीन थे इम्पोर्टेंट, ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन एल्दौज। उसके कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र संतान नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था, अन्य सुल्तानों को एक या दो बेटा हो सकता है लेकिन मेरे हज़ारों बेटे हैं, अर्थात मेरे तुर्की गुलाम ही मेरे बेटा है। ये स्टेटमेंट था मोहम्मद गोरी का। ऐबक लाहौर से शासन कर रहा था, वही कुबाचा सिंध में और एल्दौज गजनी का सुल्तान बना। ये इंपॉर्टेंट है, ऐबक लाहौर से शासन कर रहा था और कुबाचा सिंध से और गजनी से एल्दौज शासन कर रहा था, और इसी आधार पर एल्दौज ने दिल्ली पर दावा किया था। एल्दौज एवं कुबाचा ऐबक के प्रतिद्वंदी थे। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया, जिसके कारण उसका विरोध शांत हो गया, परंतु एल्दौज का तरफ से उसे लगातार खतरा बना रहा। यही कारण है कि प्रभावशाली सुरक्षा की दृष्टि से ऐबक सदा अपनी राजधानी लाहौर में रहा। उसे दिल्ली में रहने का अवसर कभी नहीं मिल सका। एल्दौज ने जब दिल्ली पर अपना दावा किया तो ऐबक ने अस्वीकार कर दिया, और इसी समय से सल्तनत ने गजनी से अपना संबंध तोड़ दिया। लगभग इसी समय गजनी के ऊपर खराजिम शाह ने हमला किया, जिससे एल्दौज गजनी छोड़कर पंजाब आ गया। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ ऐबक ने एल्दौज को हरा दिया था। इस समय गजनी का सिंहासन रिक्त था, तो यहाँ की जनता ने ऐबक को बुलाया, लेकिन 40 दिन बाद ही जनता का ऐबक से मोहभंग हो गया था और इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ। ऐबक भागकर पुनः लाहौर आ गया था और एल्दौज पुनः गजनी का शासक बन गया था। बंगाल के बारे में दिया गया है। ऐबक ने बंगाल में कैमाजुरुमी के भेजा, जिसने अलीवर्दीन खां को वहाँ का सूबेदार बनाया। बंगाल दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ के बारे में, ऐबक के दरबार में ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी रहता था। ये इंपॉर्टेंट है। ताजुल मासिर का लेखक कौन था? हसन निजामी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। हसन निजामी के अनुसार दिरहम एवं दिनार नामक सिक्के ऐबक ने चलाया था, जबकि ऐबक का अभी तक कोई सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, ऐबक ने नहीं तो सिक्का चलाया था, ये पहले हम देख चुके हैं, लेकिन हसन निजामी जो कि उनके दरबार में रहता था, उन्होंने कहा कि दिरहम एवं दिनार नामक सिक्के कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। फ़ख्र मुदब्बिर ऐबक का पहला वजीर था। ये इम्पोर्टेंट है। फ़ख्र मुदब्बिर वजीर था। फ़ख्र मुदब्बिर भारत के सबसे पहले मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। इम्पोर्टेंट है। वो आदाब उल हर्ब या सुजात का लेखक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आदाब उल हर्ब का लेखक कौन था? फ़ख्र मुदब्बिर। फ़ख्र मुदब्बिर ने 1206 ईस्वी में सजरा ए अंसाब लिखा। आदाब उल हर्ब आदाबुल मुल्क ए किफ़ायतुल मुल्क का एक हिस्सा है, जो उसने इल्तुतमिश के काल में लिखा था। ऐबक ने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव उसने ही रखी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐबक ने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक 2 मस्जिद का निर्माण किया था, और दिल्ली में जो कुतुब मीनार उसका भी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार ऐबक ने तुर्कों की निर्भीकता, फारसियों की पुरस्कृत अभिरुचि एवं शालीनता तथा ईरानी उदारता एवं सभ्यता मिश्रित थी। ये हबीबुल्लाह ने ऐबक के बारे में कहा। फरिश्ता के अनुसार यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। ऐबक न्यायपूर्ण राजा के रूप में प्रसिद्ध था। मिनाज के अनुसार वो वीर एवं उदार हृदय सुल्तान था। लाखों को दान करने के कारण वो लाख बख्श कला है। हसन निजामी कहता है कि ऐबक की आज्ञाओं से इस्लाम के उपदेशों का बहुत प्रचार हुआ और धर्म के सूर्यों ने ईश्वर की सहायता रूपी अंबर से हिंद के देशों पर अपना प्रतिबिंब प्रदान किया। हालांकि ऐसा कहना तर्कसंगत नहीं है कि उसके राज्य में शेर एवं बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। अबुल फजल के अनुसार उसने भले एवं महान कार्य किए। उनकी मृत्यु ऐबक की लाहौर में चौगान आधुनिक पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसे लाहौर में दफना गया। ये इम्पोर्टेंट बात है मृत्यु के बारे में। लाहौर में चौगान खेलते यानी आधुनिक पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसको लाहौर में दफना गया था। तो ये था वीडियो। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और एक टॉपिक नहीं है। तो थैंक यू।